नमस्कार। जी नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं कवि लेखक आलोचक संजुल शर्मा जी के साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से। विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को लेकर हमने तो हल्की फुल्की बातचीत की एक आध संग्रह को लेकर के, और रवीश कुमार जैसे लोग जो उनकी कविता को कितनी समझ रखते हैं उनकी कविताओं को लेकर, उस पर भी बातचीत की। अब जो है उनके उपन्यास का जो ये शिल्प विधान है या फिर जो कला विधान है या फिर उपन्यासों में किस तरह की पहुंच रखते हैं, उस पर आप जी कुछ बताएं। जी जी मैं चाहता हूं कि एक थोड़ा सा छोटा सा परिचय उनका दे दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि विनोद कुमार शुक्ल का जो छोटा जीवन परिचय है या उनकी रचनाएं क्या है, उसके बारे में 2-3 बातें मैं कह दूं, है ना। विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म जो है वो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 1937 को हुआ था। और ये यदि हम माने तो ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है वहाँ रायपुर में, पहले एक कॉलेज था तो वो बाद में कृषि विश्वविद्यालय हो गया जब वो छत्तीसगढ़ बना। तो उसमें वो एसोसिएट प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए। बाद में वो 1994 से 1996 तक निराला सृजन पीठ में रहे वो साहित्यकार के रूप में। और यदि उनकी रचनाओं की बात करें तो पहला कविता संग्रह जो है लगभग जय हिंद पहचान की सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद जो देखें तो 1981 में उनका जो प्रथम कविता संग्रह जो है वो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये संभावना प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। दूसरा जो कविता संग्रह जो है वो 1992 में प्रकाशित हुआ, सब कुछ होना बचा रहेगा, राजकमल प्रकाशन से। तीसरे की बात करें तो ये 10 साल बाद अतिरिक्त नहीं 2001 में प्रकाशित हुआ वाणी प्रकाशन से। और 2001 में ही कविता से लंबी कविता, ये भी राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। और फिर 5 साल बाद आकाश धरती को खटखटाता है 2006 में आधार प्रकाशन पंचकुला से प्रकाशित हुआ। इसके बाद 2-3 संग्रह और आए उनके। और यदि कहानी की हम बात करें तो कहानी पेड़ का कमरा, ये पूर्वग्रह एक पत्रिका निकलती थी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, उसकी सीरीज के अंतर्गत ये प्रकाशित हुई कहानी 1988 में। और फिर महाविद्यालय नाम का एक कहानी संग्रह 1996 में आधार प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। उपन्यासों की यदि हम बात करें तो उनके 3 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। यदि हम बात करें तो कविता संग्रह तो 1971 में प्रकाशित हुआ, लेकिन पहला उपन्यास उनका नौकर की कमीज 1979 में राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ। और दूसरा उपन्यास कहें तो 20 साल बाद खिलेगा तो देखेंगे 1999 में आधार प्रकाशन से छपा। और तीसरा उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती है, ये वाणी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ। यदि हम बात करें उपन्यास, तो मणिकौल द्वारा 1999 में ही नौकर की कमीज पर फिल्म निर्माण किया गया। मणिकौल एक आर्ट फिल्मों के डायरेक्टर रहे हैं। और इसी तरह आदमी की औरत और पेड़ का कमरा, इसकी कुछ कहानियों पर वेनिस फिल्म फेस्टिवल 66 में उनको कोई स्पेशल पुरस्कार मिला था और निर्देशक अमित ने फिल्म बनाई थी। मणिकौल की जो फिल्म है जो 2010 में दीवार में एक खिड़की रहती पर भी फिल्म निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन वो फिल्म शायद पूरी नहीं हो पाई, इसका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन यदि हम उनकी कविताओं की बात करें तो उनकी कविताओं का इतालवी में अनुवाद हुआ है, मलयालम में अनुवाद हुआ है, मराठी में हुआ है, अंग्रेजी में हुआ है, जर्मन में हुआ है। और पुरस्कारों की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है उनके पुरस्कारों की। सबसे पहला पुरस्कार उनको जो फेलोशिप मिली है, सबसे पहली फेलोशिप मिली है गगन माधव फेलोशिप, जो 1976 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनको दी गई। इसी तरह प्रथम रजा पुरस्कार 1976 में मध्य प्रदेश सरकार का मिला उन्हें। फिर रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला। और निराला सृजन पीठ के अतिथि साहित्यकार है, मैं बता ही चुका हूँ। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान जो है 1997 में मिला, जो मध्य प्रदेश सरकार का था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला। और बहुत सारे पुरस्कार जो है इन 2-3 सालों में मिले। अब ये जो है स्वतंत्र लेखन करते रहे और शैलेंद्र नगर रायपुर में रहते हैं। देखें तो कविता से ही उनकी शुरुआत हुई। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो
उपन्यास से इनका ज्यादा प्रचार प्रसार यदि हम देखें तो उपन्यास के आने से ज्यादा इनका शिखर तय हुआ है विनोद कुमार शुक्ल का। और जब उपन्यास का शिखर तय हुआ है, लेकिन जो इनके उपन्यास है वो कविता से भिदे हुए हैं। कि लोग ये भी कहते हैं कि उनकी जो उपन्यास कला है वो पद्यात्मक है, यानी वो गद्य जैसी नहीं लगती जैसे सामान्य उपन्यासकार लिखते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कविता का जो गीत जो है, कविता का जो क्या कहते हैं एक लय है, वो उपन्यास के गद्य में भी दिखाई पड़ती है। तो आज हम पहला उपन्यास जो नौकर की कमीज है, जो 1979 में 1969 में प्रकाशित हुआ था, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नौकर की कमीज में क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। नौकर की कमीज जो है ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है इसका विभत्स चेहरा है। और इसकी संरचना में यदि हम बात करें तो कमीज जो है वो शोषण जो है उसका प्रतीक है। इसलिए जो उसका नायक है संतू, वो उस कमीज को उतार फेंकना चाहता है। किराए के बदहाल मकान में रहने वाला संतू बाबू की कहानी है, जो निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। उनके जीवन के छोटे बड़े प्रसंगों को जोड़ जोड़कर ही उपन्यास का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जो संतू का जो जीवन संघर्ष है उसकी संरचना से जोड़कर ही यह उपन्यास तैयार किया गया है। संतू ही नौकर है वास्तव में। पूरा उपन्यास संतू बाबू के छोटे छोटे दुखों के साथ ही उसकी कौन है वहां, साहब ने पूछा। जी मैं संतू हूँ, उखड़ी घास हाथ में लिए खड़े होकर मैंने कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, कहते हुए साहब चले गए। क्या ठीक है, मुंह बनाकर मैंने सोचा, मेरा घास उखाड़ना या मेरा संतू बाबू होना। संतू बाबू जिस घर में रहते हैं उसके दोनों कमरे जगह जगह से टपकते हैं। उनके जीवन के रोजमर्रा के छोटे छोटे जीवन प्रसंग बेहद मार्मिक हैं। यानी मैं कुछ टुकड़े उस उपन्यास के मैं यहाँ रख रहा हूँ। पहला टुकड़ा देखिए। अपनी पत्नी से लड़ते झगड़ते हुए वह एक बार पत्नी की आंखों को ओठों से चूमते हुए कहता है, जो कुछ भी मेरे पास सुख है वह तुम्हारे से है। मैं तुम्हारे सिवा किसी और को पत्नी के रूप में कल्पना नहीं कर सकता। एक टुकड़ा ये। दूसरा टुकड़ा मैं बता रहा हूँ। पत्नी उसकी कमीज खींचकर बताना चाहती है कि उसके पेट में बच्चा आ गया है। ना कोई रोमांस, ना स्वप्न, ना अलंकृति। संतू की मनस्थिति यह है कि वह जिस वेग से खुशी के क्षण में ऊपर उठना चाहता है उतने ही वेग से खाई के नीचे जा रहा है, पर वह पत्नी को जब तब एक दूसरी ही निगाह से देखना चाहता है। तीसरा टुकड़ा देखिए। पत्नी मुझे बहुत स्वस्थ लग रही है। पेट में बच्चा आ जाने के बाद डॉक्टरनी से उसे कई प्रकार की ताकत की दवाइयां दिलवा दी थी। ताकत की दवाई उस पर जादू की तरह असर करती थी। उसका लंबोतरा चेहरा भरा हुआ और गोल लग रहा था। चौथा टुकड़ा देखिए। घबराहट लग रही हो तो और जोर से गहरी सांस लो, मैंने कहा। साड़ी और पेटीकोट ढीला कर वह जोर जोर से सांस लेने लगी। वह ज्यादा से ज्यादा जीवन देने वाली हवा को खींच रही थी। हाँफते हाँफते वह मेरी तरफ मुस्कुराई। जवाब में मैं भी मुस्कुराया। इस तरह नौकर की कमीज में सब कुछ है। उपन्यास के दृश्य दूसरे दृश्य में संतू बाबू की कमीज पहनने के लिए छटपटाते हैं, हाथ पैर भी चलाते हैं, मना करते हैं, पर सब मिलकर उन्हें पकड़ते हैं और फिर संतू बाबू को जबरदस्ती कमीज पहना देते हैं। यानी ये प्रतीक का मतलब ये है कि वो कमीज को वो एक गुलामी का प्रतीक मानते हैं कि कब तक मैं इस जिंदगी में यहाँ काटता रहूंगा। उस कमीज को उतारना चाहते हैं, लेकिन मिल करके लोग उसे फिर से उस कमीज को पहरा देना चाहते हैं, जो उस व्यवस्था के शोषण की प्रतीक है। संतू बाबू की गुलामी शुरू हो जाती है। इसके बाद संतू बाबू की गुलामी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे संतू बाबू की बेगारी करने के लिए उनकी पत्नी डॉक्टरनी की बेगारी करने के लिए बाध्य होते जाते हैं। ये एक्चुअली में संतू बाबू एक डॉक्टर के परिवार में काम करते हैं, नौकर का, है ना। अपनी इच्छा के विपरीत डॉक्टरनी की बेगारी करती हुई खटती हुई पत्नी को देख संतू बाबू को कुड़न होती है। अब उनकी पत्नी भी जो है वो डॉक्टरनी के यहाँ काम करने लगती है। यानी ये नौकर तो करता ही है संतू, और उसकी पत्नी भी वहां पर वो काम करने लगती है, जिसकी उसे बड़ी कुड़न होती है कि हम दो लोग जो हैं इसके घर में बेगारी कर रहे हैं। उच्च वर्ग द्वारा शोषित निम्न मध्य वर्ग के बीच की कुड़न और क्रोध से कमीज को चिथड़े चिथड़े करने वाले संतू बाबू का आक्रोश और आत्मग्लानि के बीच त्रिशंकु बरकत जीना ही नौकरी पेशा जीवन का कड़वा सच है। कहने का मतलब यह है कि वो सोचता है कि इसी में मेरी जिंदगी कट जाएगी। डॉक्टरनी और डॉक्टर की सेवा करते मेरी और मेरी पत्नी की, मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। ये कुड़न और यह संघर्ष, इसमें वो पिसता रहता है। क्योंकि कमीज को फाड़कर फेंक देने के बाद भी संतू बाबू अपने साहब के किसी आदेश को नहीं करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।
कमीज फाड़ भी देता है, लेकिन फिर भी वह उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता और पति पत्नी दोनों बेगार करते रहते हैं। रचनाकार मध्य वर्ग की इस प्रवृत्ति को बार बार रेखांकित करते हुए उपन्यास आगे बढ़ाते हैं। अदब और कायदे आदमी को बहुत जल्दी कायर बना देते हैं, जैसे संवाद में गहरा क्षोभ और आत्म व्यंग नजर आता है। अदब और की बात यदि हम करें और कायदे की बात करें तो ये आदमी को कायर बना देते हैं, उनके सामने झुक झुक कर कि वो अपने बाल जो है क्रांतिकारी रूप से नौकर जो है मालिक के सामने रख ही नहीं पाता, जिंदगी भर झुका ही रहता है। एक स्थान पर संतू बाबू कहते हैं, हम लोगों की सारी तकलीफ उन लोगों की होशियारी और चालाकी के कारण थी जो बहुत मजे में थे और जिनसे हमारा परिचय नहीं था। स्वतंत्रोत्तर भारत मौजूद गुलाम वर्ग बनाए रखने की मानसिकता का रेशा रेशा इस उपन्यास में देखा जा सकता है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ध्वंस और संत्रास के मेल से यह बताते चलते हैं कि समर्थ के समक्ष कमजोर अपने को किसी तरह लाचार और बेबस महसूस करता है। इतिहास बोध के साथ हमारे समय का सच भी मुखर होकर दर्पण की तरह सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है, यानी संवेदनहीन नौकरशाही क्रूरतापूर्ण कमजोर की व्यवस्था का लगातार शोषण करती है और यही सत्ता का हम कहें तो एक सांस्कृतिक चेहरा है और इसमें मध्य वर्ग भी शामिल है और उच्च वर्ग तो है ही, और यह चेहरा जो है दिनों दिन विकृत होता जा रहा है आज के समाज में। ये कहानी, ये उपन्यास तो तब लिखा गया जब भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था जारी हो गई थी, तब लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज की स्थिति में देखें तो इस पूंजीवाद का जो चेहरा है वो इस उपन्यास में देखें तो और भी विकृत रूप से हम उसको देख सकते हैं। पूरा उपन्यास यदि हम बात करें तो नौकर के आत्म संघर्ष द्वारा पूरा का पूरा समाज इस उपन्यास को अनेक कोणों से प्रतिबिंबित करता है। संवेदना के नए रंग में कटु यथार्थ और की अभिव्यक्ति देते धारदार संवाद में संतू बाबू कहते हैं कि अपने बस में करने और अपना खरीदा गुलाम बनाने के तरीके बदल गए हैं। अपने बस में करने और अपना खरीदा गुलाम बनाने के तरीके बदल गए हैं। भाषा का खिलंद्रापन देखते ही बनता है। भाषा बड़ी मजबूत है इनकी। नौकर की कमीज पढ़ने के बाद यह वाक्य मुझे बार बार आता है, घर बाहर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना लौटने के लिए होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी घर जाने के लिए उतना ताकत उसके अंदर नहीं आती, क्योंकि घर से बाहर जाने का मतलब है कि उस गुलामी की शोषण की प्रक्रिया में फंसकर वहां काम करना, और जब वो घर वापस उठता है तो उसे लगता है कि उस शोषण से उसे मुक्ति मिल गई है, अपने घर में वो बिना शोषण के रह पाएगा। इसलिए ये जो वाक्य है कि घर बाहर जाने के लिए उतना जितना लौटने के लिए होता है, ये उसे लगता है। तो एक जो निम्न वर्ग का जो नौकर है उसके शोषण का एक चरित्र जो है विनोद कुमार शुक्ल ने अपने इस उपन्यास में गढ़ा है और उसको बताया है नौकर की कमीज के माध्यम से। और इसकी भाषा यदि हम देखें तो पूरी तरह से कलात्मक और नए नए बिंबों और नए चरित्रों से भरी हुई, जो सामान्य उपन्यासों से बिल्कुल अलग ठहरती है। चरित्र ज्यादा नहीं है इस उपन्यास में, लेकिन जिस तरह की भाषा और जिस तरह की सारी चीजें दी गई हैं वो अपने आप में एक, भले ही लगता है कि बहुत सरल शब्द हैं, लेकिन उन सरल वाक्यों में या सरल शब्दों में बहुत गहरी बातें भी इस उपन्यास में कह दी गई है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यह उपन्यास एक निम्न वर्ग के शोषण की कहानी को व्यक्त करने वाला है। भले ही वह शोषण से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन वह उसका विरोध मन ही मन और अपनी वेदना से करता रहा है ये उपन्यास, लेकिन उससे बाहर तो नहीं निकल पाता, उसी में जीवन अपना गुजारता है, लेकिन खिसियाता और संत्रास में जीने की वेदना तो व्यक्त करता है ये उपन्यास। ठीक है, तो एक यह सवाल यहाँ पर कि क्या उनके पात्र, क्या उसमें विनोद कुमार शुक्ल दिखते हैं आपको, कि उससे निकलने के लिए कोई जद्दोजहद या कोई क्रांतिकारी विचार या फिर छलांग जो होता है, विश्वास का छलांग जो होता है कुछ कुछ पात्रों में, दुनिया के तमाम उपन्यास जो होते हैं, या हिंदी में भी कुछ ऐसे उपन्यास हैं जहां पर ये दिखाया गया है, तो क्या इसमें उनमें यह हिम्मत नहीं है उपन्यास के तौर पर, या उसी तरह से वो अपने पात्रों को छोड़ देते हैं कि ये भारतीय संदर्भ में जो चरित्र जिस नौकर की कमीज संतू बाबू को दिखाना चाहते हैं वही रह जाता है उनका? जी नहीं, वो देखिए बहुत बारीक है, उससे बाहर निकलने का प्रश्न नहीं है, वो केवल सोचता है,
जैसे मैंने पहला आखिरी वाक्य पढ़ा ना, घर बाहर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना लौटने के लिए होता है। मतलब उससे मुक्त होने की सोच उसके अंदर विकसित होती है, लेकिन वो क्रांति नहीं कर रहा, उसी में अपनी गुलामी में ही जिंदगी काट रहा है। या तो वो कमीज फाड़ देना चाहता है कि फट जाए कमीज, या प्रतीकात्मक रूप से, है ना। लेकिन कमीज फट कैसे की भाई, उससे जब तक ये गुलामी के प्रतीक तो तब होगा जब समाज बदलेगा। तो कमीज तो फट सकती नहीं उसके एक आदमी के कहने से। जैसे हम कहते हैं ना कि मुक्तिबोध का जो अंधेरे में का नायक है, वो बार बार डी क्लास होना चाहता है लेकिन नहीं हो पाता, बार बार उसी में जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मुक्तिबोध की जो अंधेरे में कविता है और इसका जो नायक है, यदि हम सोचे तो इसका नायक ज्यादा निरीह नजर आता है नौकर की कमीज का, जो मुक्तिबोध के नायक से तो बहुत ही निरीह है। मुक्तिबोध का नायक तो बाहर निकल करके मुकाबला भी करता है, यानी वो आ जाता है कि मुझे अब अपना परम अभिव्यक्ति पाना ही होगा, निकलना ही होगा, वो उस तरह की बात करता है। लेकिन इनका नायक ये जरूर सोचता है कि भैया घर से बाहर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना लौटने के लिए इतना होता है। तो उतना क्रांतिकारी तो नहीं है नायक, वहीं अपनी जिंदगी में इतनी बात सोच लेता है। बस ये अंतर है यदि हम कह सकते हैं। तो जो मुक्तिबोध की क्रांतिकारी परंपरा थी उसका छोटा सा कोण यदि हम माने, यदि उनकी कविता के माध्यम से यदि हम दें, तो नौकर की कमीज जो है वो बहुत क्रांतिकारी उपन्यास नहीं है, लेकिन एक प्रतिरोध का, एक निम्न मध्यम वर्गीय नौकर के प्रतिरोध का उपन्यास तो है, जो कहीं ना कहीं उस पूंजीवादी या कह सकते हैं कि उस जो व्यवस्था है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रतिरोध करता है, उस मध्य वर्गीय डॉक्टर के परिवार का जो उसका किसी न किसी बहाने शोषण करता है। ये वो बात कही गई है। उसमें एक बात और कही गई है जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो बाई है वो बर्तन मांजती है, इसकी पत्नी, तो वहां जो टमाटर खिल जाते हैं किसी कारण से जहां बर्तन मांजा जाता है, तो वो भी पूछ के ले आती कि भाई मैं ये ले जाऊं टमाटर, मैं इससे चटनी बनाऊंगी। यानी वो जो टमाटर अपने आप खिल जाते हैं पेड़ लगने का, उसके लिए भी उसे मालिक से पूछना पड़ता है, और उसमें भी उसको खुशी मिलती है कि मालिक ने हमको ये टमाटर दे दिए हैं। ये जो शोषण की विडंबना है, वेदना है, वो कहीं ना कहीं बहुत तीखी और बहुत दबी हुई नजर आती है, जो शायद आज भी कहीं ना कहीं हम इस समाज में देखें तो देखने को मिलती है। लेकिन इसमें कोई क्रांतिकारिता या उसके प्रतिरोध की भावना तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन कुछ थोड़ा सा स्वर तो है कि इस उपन्यास को उस ढंग से लिखा गया है। जी। और दूसरा उपन्यास जो है वो खिलेगा तो देखेंगे, ये 1996 में प्रकाशित हुआ, मेरे ख्याल से 20 साल बाद ये प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास गुरुजी और उनकी पत्नी पर है कि एक शिक्षक हैं और उनकी पत्नी जो है इसका मुख्य कैरेक्टर है। कि खिलेगा तो देखेंगे में गुरुजी और उनकी पत्नी की जो कल्पनाएं हैं, यथार्थ है, उस पर इस पर चर्चा की गई है। तो ये मैं इसकी बात करता हूँ कि ये जो 2 कमरे के मकान में रहने वाले ये लोग हैं, 2 कमरे के मकान में ही रहते हैं। परिवार की मजबूरी है उनकी कि 2 कमरों भी उनके लिए गृहस्थी में बहुत ज्यादा लगते हैं कि एक मुन्ना मुन्नी जन्म ले जाएगा तो इसी में वो अपना जीवन गुजार देंगे। ऐसा एक मध्य वर्गीय परिवार, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, एक शिक्षक के परिवार की स्थिति है कि 2 कमरे में ही अपना जीवन गुजार देंगे। मैं इसकी थोड़ी सी बातें यहाँ पर करना चाहता हूँ। पति से प्रेम नहीं मिलने के कारण डहरिन और पति जीवरा खन को छोड़कर चली जाती है। डहरिन के पैर में बंधी रस्सी थी, पैर में ही नहीं मन में बंधी रस्सी थी, मन बहुत दूर नहीं जा पाता। जीवरा खन अपने आप को अपमानित महसूस करता है और बदला लेने के लिए थानेदार के साथ मिलकर डहरिन को मारने की योजना बनाता है। कोटवा जीव लेते हैं। ये पृष्ठ 85 से मैंने लिया है इस उपन्यास से, इसका उल्लेख जो ये कोटेशन मैंने दिया है। तो ये जो डहरिन को मारने की योजना बनाते हैं, कोटवार और गुरुजी उसे बचा लेते हैं। डहरिन को बचाव का तरीका भी अनोखा है। वे एक विशेष प्रकार की पत्तियों के टुकड़ों को पान में डालकर थानेदार और सिपाहियों को खिला देते हैं। परिणाम स्वरूप थानेदार धाय चिल्लाता है पर आवाज नहीं निकलती, गोली नहीं चलती। इस तरह डहरिन बच जाती है। गुरुजी और कोटवार थानेदार के डर से कुछ दिन गूंगे बने रहते हैं, है ना, कि चलो इसको बचा ले। गरीब की रक्षा करते हैं वो। डहरिन के पैर में बंधी रस्सी है, पैर यानी उसको पकड़ लिया जाता है, थाने से छुड़ा कर लाते हैं गुरुजी और ये कोटवार जो थाने से। इसी के प्रति सामाजिक अत्याचार को रेलगाड़ी के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई है इसमें।
कि स्त्री अत्याचार हो रहा है, डहरीन को थानेदार ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गुरुजी और कोटवार जो है, क्योंकि कोटवार भी पुलिस का अंग है, लेकिन उसका जो मन है वो थाने में नहीं रमता, वो कहीं ना कहीं कहें तो वो गांव वालों के मन से जुड़ा हुआ मन है, भले ही वो पुलिस के लिए काम करता हो। औरत कपड़े उतार कर पेट भर लेती है, इसी तरह निर्वस्त्र करना छिलके उतार कर आम खाने जैसा है। सभ्य समाज और सभ्यता पर किस तरह प्रश्न उठाया गया है, देखिए यह कैसी सभ्यता थी कि भूखा रहकर कपड़े सिलवाना पड़ता था ताकि नंगे ना रहे। कपड़े पहने हुए आदमी भूखा मर जाता है और औरत कपड़े उतार कर पेट भर लेती है। ये बड़ी विडंबना है आदमी की, जो उन्होंने लिखा है कि कपड़े पहना हुआ आदमी भूखा मर जाता है और औरत कपड़े उतार कर पेट भर लेती है। पृष्ठ 171 से मैंने कोटेशन लिया है। कथा आगे बढ़ती है। डहरीन से गांव के सभी लोग प्रेम करते हैं और जिवरा खन के कोप से उसे बचाना चाहते हैं। डहरीन से गांव के सभी लोग प्रेम करते हैं और जिवरा खान जो है उसके कोप से उसे बचाना चाहते हैं। वह रचना का मानवीय संज्ञान है, गांव वालों का अवसाद है। गांव की मानसिकता को खत्म होते ही मेल मिलाप के बीच भी आस्था के रूप में एक तरह की जिजीविषा भी है। हमारे गांव में ग्रामीण संस्कृति में वृक्ष का महत्व आज भी बहुत है। उपन्यास में पीपल गांव की उसी संस्कृति व सोच का प्रतीक है, जहां सबकी ठौर मिलता है, धूप से बचने के लिए छांव मिलती है। ग्रामीण जीवन की सहज जीवन की झांकियां हैं। हवाओं के बीच खिलखिलाती जिंदगी के आनंद चित्र देखिए। ये छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ जो पृष्ठ 115 से लिया गया है। मेले ठेले में सांवली लड़कियों की भीड़ होती, जो चूड़ी टिकुली फुदरा कुछ नहीं खरीदती थी। लौटते समय उनका सामूहिक गीत होता। रास्ते में जंगली फूल मिल जाते तो बालों में खोस लेती। प्रकृति के साथ प्रेम की लय खेलेगा तो देखेंगे में अधिक सुरीली है। उदय प्रकाश में इसके संबंध में पूर्वग्रह ने लिखा था कि कविता उच्च संगीत की तरह पब्लिक स्फीयर की चीज नहीं है, उसे प्रमोट करना पड़ता है। मैं ये उदय प्रकाश का एक कोटेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि कविता उच्च संगीत की तरह पब्लिक स्फीयर की चीज नहीं है, उसे प्रमोट करना पड़ता है। जो कवि जनप्रिय रहे हैं, जिन्हें युगांतकारी योगदान दिया है, उनकी बहुत उपेक्षा हुई है। ये उन्होंने कहा है कि जो जनप्रिय कवि रहे हैं, युगांतकारी योगदान दिया, उनकी बहुत अपेक्षा हुई क्योंकि वो पब्लिक में नहीं आए। उनके इस कथन को याद करते हुए खेलेगा तो देखेंगे पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि भाषा विखंडित और पुनर्गठित होकर नए तरह से करती है और नए नए बिंबों की रचना करती है। दृश्य चित्रण में भाषा का विन्यास अनोखा है। मुन्नी के हाथ में सूर्य के झोले का लटकना, मुन्ना मुन्नी के रोटे के बदले जलेबी खिलाना चाहती है, क्या नदी से पूछे तुम्हारे किनारे प्रेम का अवसर है। यानी ये जो उपन्यास है पूरा तरह नए बिंबों और नए प्रतीकों से भरा हुआ है, जैसे कविताएं होती हैं। ये उन्होंने कहा है, यानी ये आम तरह का उपन्यास नहीं है। खेलेगा तो देखेंगे उपन्यास में दाम्पत्य जीवन के प्रेम का एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। पति पत्नी के लिए प्रेम के अवसर घर में बहुत थे। प्रेम के अवसर गृहस्थी के तरह थे, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं होती कि अवसर नहीं मिल रहा, और ढूंढते हुए घर से बहुत दूर निकल गए। प्रेम का अवसर कहीं दिखा तो यह पूछने की जरूरत नहीं होती कि क्या नदी से पूछे कि तुम्हारे किनारे प्रेम का अवसर है। तालाब जंगल पेड़ से पूछे, प्रेम का अवसर दोनों के साथ रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है। बहुत साधारण सी बात कही है उन्होंने कि प्रेम करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि जंगल जमीन पहाड़ पे जाया जाए, वो तो कहीं भी किया जा सकता है। ये साधारण सी बात उन्होंने कही है। संरचनाओं के अनेकों के संसार में घड़ी नहीं थी, निरंतरता का बोध था। आकाश का होम निरंतर था। प्रकृति के साथ ही सामंजस्य फूल का पौधा रोपकर सब लोग इसके सामने सारे काम छोड़कर बैठे नहीं थे। फूल खिलेगा तो देखेंगे उपन्यास में डरहिन एक काल्पनिक स्त्री के रूप में दिखती है। डरहिन अपने किसी साथी के साथ पहाड़ी पर रहती है, अचानक गायब हो जाती है और कभी एक सुगंधित हवा के झोंके की तरह सामने आ जाती है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। खेलेगा तो देखे में जिसकी फैंटेसी को मैं पूरी तरह से खोल नहीं पाता। बिंबों की अधिकता है। लकड़ी की बंदूक से केवल धाए बोलने की गोली निकल जाती थी। पेड़ की खाल को तोड़कर लड़के खेल खेल में तलवार की तरह लड़ते हैं। समाज साहूकार और थाने का विद्रूप है। यहाँ पर यदि हम बात करें, मैं थोड़ा सा मैं भूल गया था। जो मैं बात पहले कहा था उसको मैं ठीक कर देना चाहता हूँ कि मैंने ये कहा था कि वो जो बात कही थी कि ये गुरु और शिक्षक का उपन्यास है, वो ये नहीं है। ये तीसरा उपन्यास है, दीवार में खिड़की रहती है, उसमें गुरु और शिक्षक की बात की गई है जो हाथी पे चढ़कर जाता है। मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया था, वो इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसमें डहरीन की कहानी है, खेलेगा तो देखेंगे, और इसमें शिक्षक उसे बताता है, शिक्षक और कोटवार बचाता है उसे।
इसमें फैंटेसी बहुत अधिक है। समूचे उपन्यास में साहूकार और साहूकार और जो थानेदार है उसका ही विद्रूप रूप हमारे सामने आता है। आजाद भारत में थानेदार का डर और भय शायद आज भी है। मुझे नहीं लगता कि थानेदार के डर से आज जो है कोई, केवल राजनीतिक नेताओं को भले ना हो, लेकिन सामान्य जन को, गरीब लोगों को तो डर अभी भी भयानक है पुलिस का। कहते हैं कि जो आम आदमी तो गुंडा होता है, पुलिस तो बहुत बड़ा गुंडा हो सकता है। रात में लोग पुलिस से बचना चाहते हैं, खासतौर से महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोग। पुलिस थाने के आतंकित होते भारतीय समाज की तस्वीर कुछ इस तरह उभरती है, जिसका एक उदाहरण यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ। थाना 1.5 साल से खाली था, तब भी गांव वालों की उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। 1.5-2 साल से खाली था, मतलब थाना कहीं और चला गया था, उसकी बिल्डिंग खाली थी, लेकिन उस खाली बिल्डिंग में भी जाने से लोग, गांव के लोग डरते थे। आप बताइए कि थाना आमजन की सुरक्षा के लिए होता है कि डरने के लिए होता है? मतलब गांव के लोग उस खाली थाने के कमरों से ही डरते थे कि कहिए भैया हमको ना यहाँ पे तकलीफ, यादव जी ईमानदार है। और मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि ईमानदार लोगों को ही जेल में धस दिया जाता है, और जो बेईमान है, जो करोड़ों रुपए खाए हुए हैं, चाहे वो जजेस ही क्यों ना हो, वो तो आराम से टहल रहे हैं। मुझे बात यहाँ पे कहना नहीं चाहिए। इसके बाद भी पाठशाला की छत पर उड़ जाने के बाद गुरुजी मजबूरी में अपने पूरे परिवार के साथ उस खाली पड़े थाने में रहने के लिए चले जाते हैं। होता क्या है कि जो स्कूल है उसकी छत गिर जाती है, तो अब थाने का भवन खाली है, थाना कहीं और चला गया है, तो गुरुजी जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खाली पड़े थाने में रहने के लिए चले जाते हैं। समूचे उपन्यास में दुस्वप्न गांव वालों और गुरुजी के दुख को बढ़ाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो। एक स्थान पर गुरुजी मुन्ना से कहते हैं, मुन्ना तुमको भूखा रहना सीखना होगा, भूखा रहने की जितनी आदत होगी स्वाभिमान से जीना उतना आसान होगा। इस प्रसंग में भूख अपनी व्यंजना के अनेक गुप्त गूढ़ अर्थों को खोलती है। भूख और गरीबी के सनातन सत्य के बीच खुश हो लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल के इस उपन्यास में 113 पृष्ठ पर लिखा है कि खुश होने के पहले बहाने ढूंढने चाहिए और खुश रहना चाहिए, बाद में ये बहाने कारण बन जाते हैं, सचमुच की खुशी देने लगते हैं। ये उन्होंने बाद में उपन्यास में कहा। तो इस उपन्यास को यदि हम बात करते हैं, खिलेगा तो देखेंगे, ये डरहीन की कहानी है, जो पुलिस व्यवस्था और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके ताने बाने से बुनी गई कहानी है। और एक ग्रामीण परिक्षेत्र पर यह पूरा उपन्यास है। और इस उपन्यास के बिंब जो हैं बिल्कुल एक फैंटेसी से ढके हुए बिंब है, जो एक आज के समाज के काले सच को उजागर करते हैं। जी। और तीसरा उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये उपन्यास जो प्रकाशित हुआ था, यदि हम इसकी बात करें तो ये 1998 में प्रकाशित हुआ, मतलब ये खिलेगा तो देखेंगे 2 साल के बाद। हाँ, इसमें हम बात करें तो 2 लोग हैं इसमें, रघुवर प्रसाद हैं और उनकी जो पत्नी है सोनसी है। ये उनकी बात यहाँ पर कही गई है ना। रघुवर प्रसाद जो है वो एक्चुअली में एक महाविद्यालय में पढ़ाते हैं। मन के स्वप्निल संसार से विचरते, स्वप्न है उनका रघुवर प्रसाद का, और उनकी नवविवाहिता पत्नी सोनसी की प्रेम कहानी है। मूल रूप से कहें, धन की बेहद कमी होने के बाद भी पति पत्नी के प्रेम का घनत्व कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही है। समृद्ध भावभूमि का आधार पाकर खिड़की पार सपनों का संसार खुलता है। वे प्रेमी प्रेमिका की तरह सोचते हैं, रोमांस करते हैं, मनुहार करते हैं, दिखावटीपन से दूर यथार्थ के धरातल पर सपनों का संसार रचते हैं। रघुवर प्रसाद को जब टेम्पो पे जगह नहीं मिलती, उनका जो महाविद्यालय है वो दूर है, अब टेम्पो से जाते हैं 10 रुपए देके या 2 रुपए देके, तो टेम्पो में जब जगह नहीं मिलती तो हाथी वाले साधु के पास पाकर हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाने लगते। ये भी बड़ी एक अलग तरह का बिंब है कि जब टेम्पो नहीं मिलती तो हाथी पर बैठकर जाते हैं। तो हाथी पे तो कोई बड़ा आदमी ही बैठता है, तो उसमें बैठकर ये सोचते हैं कि वो बहुत बड़े हो गए हैं। साधु के साथ पाकर हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाने लगते हैं। उनकी यह सहजता और जो है उनका जो विभागाध्यक्ष है और प्राचार्य को बहुत खटकती है कि कैसा मास्टर है, कैसा प्रोफेसर है कि हाथी पर बैठकर आ रहा है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे बात याद, रघुवर प्रसाद के गले ये बात है, यदि हम बात करें
तो तालाब से अनेक दृश्यों में काम संवेगों की अनुभूति भी है यहाँ पर, मतलब मानसलता भी है प्रेम की, यदि हम बात करें दोनों के बीच में, यानी रघुवर प्रसाद और सोनसी के बीच में मानसलता है। लेकिन एक जो क्या कहते हैं विपन्नता है, गरीबी है, वो भी कहीं ना कहीं उसमें हावी होती है, लेकिन वो प्रेम जो है उस विपन्नता को कहीं ना कहीं खत्म भी कर देता है। उपन्यास के आरंभ से अंत तक पति पत्नी में संवाद अत्यंत गतिशील और प्रेम से भरा हुआ है। जिंदगी जद्दोजहद और निराशा के बीच सुकून है, स्वप्न है, प्यार है, पति पत्नी के प्रेम का चटक रंग है। दोनों की आपसी बातचीत बहुत रसीली और धन्यात्मक है। कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहना, दशहरे के दिन नीलकंठ देखना, रघुवीर द्वारा टूटे हुए हैंडल का कप स्वयं लेना और सहारा देने के लिए, मतलब टूटा कप में खुद ही चाय पीना और पत्नी को कप जिसमें हैंडल वाला कप है उसमें चाय देना, ये बड़ी प्रेम की बातें हैं। सहारा देने के लिए पत्नी को अपने से सटा लेना और खुशबूदार हवा के झोंके जैसा है। दोनों अभावों के बीच छोटी छोटी खुशियां खोज लेते हैं। ये दोनों अभावों के बीच में लेकिन अपनी खुशियां खोज लेते हैं, परंतु उसमें भौणापन या अश्लीलता नहीं दिखाई पड़ती। ये एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे मैं उपन्यास का देना चाहता हूँ, कोटेशन है। सोए हुए रघुवर प्रसाद ने सोनसी को चूमा तो सोनसी हवा में तैरने लगी। रघुवीर प्रसाद को हवा में तैरना नहीं आता, वे डूब गए। सोनसी के समर्पण, सक्रियता और प्रेम की गजब मिठास इस उपन्यास में देखी जा सकती है। आदि निष्ठा के अर्थपूर्ण अनुभव को बिना किसी उत्तेजना के नई तरह से उद्घाटित किया गया है विनोद कुमार शुक्ल ने। उर्वरक विचार तत्व की विरल ब्यौरे हैं। लिखने की नई और अनूठी शैली है। अनूठी शैली का मतलब यह है कि जो प्रेम है वो बहुत गहरा होता है, लेकिन ये बहुत गरीबी और भुखमरी और बेजारगी से उपजा हुआ प्रेम है, लेकिन उस प्रेम को कम नहीं कर पाती गरीबी और बेजारगी, ये कहना चाहते हैं। उन्मुक्त प्रेम इसमें दिखाई पड़ता है। पड़ोस की बूढ़ी अम्बा से राम राम, गहरी मानवीय संवेदना से ओतप्रोत उपन्यास में पिता से पुत्र का संबंध, सास बहू का संबंध बहुत आत्मीय ऊष्मा से भरा हुआ है। गहरी संलग्नता में नए अर्थ की यात्रा है। पूरे उपन्यास का ताना बाना एक खिड़की है। समूचे परिवेश में प्रकृति तो है ही, उसके साथ छोटी छोटी बातों का सूक्ष्म वर्णन है। जैसे उपन्यास का नाम ही है, दीवार में एक खिड़की रहती है। देखिए, दीवार जो है वो चीजों को घेरने वाली है, बंद करने वाली है, लेकिन खिड़की जो है, दीवार का मतलब यहाँ गरीबी भिखमरी से ढका है आदमी पूरी तरह से, लेकिन खिड़की जो प्रेम की हवा है खिड़की से जो आ रही है वो उसको जिंदा रहने के लिए सांस दे रही है। इसका ये हम ये कहेंगे एक तरह का प्रतीक है खिड़की, कि जिसके सांस लेकर के ये जो है क्या नाम है इनका, रघुवर प्रसाद और सोनसी जो है वो जी रहे हैं, है ना। तो छोटी छोटी घटनाओं में जीवन को बेहतर बनाने की आकांक्षा है। हाथी की सवारी का मजा है, साधु है, साइकिल है, स्कूटर है, खिड़की में झांकने का स्वप्न है, रहस्य है, रोमांस है, जादुई दुनिया है। प्रकृति में, घर में, पत्नी से उसके आत्मीय जुड़ाव है, पगडंडी है, झोपड़ी है, चट्टान है, वन है, पेड़ पौधे, फूल पत्थर, यानी जो चीजें यदि घर में नहीं मिलती है तो ये जो इसका जो चरित्र है रघुवीर और आपका सोनसी, ये प्रकृति से अपने को समृद्ध करते हैं। भुखमरी और गरीबी में यदि कोई चीज कम है तो प्रकृति में जाकर उससे समृद्ध करते हैं, यानी उस खिड़की से वो सांस लेते हैं। और जो सत्ता की जो विडंबना है, गरीबी की जो विडंबना है दीवार की, उससे दूर जाकर वो पेड़ और पहाड़ से अपने आप को मजबूत करते हैं। सोनसी और रघुवीर लंगूर और तोता के साथ तालाब, चांद चांदनी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मैदान में भी कूदते फांदते नई से नई दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये मैंने इस उपन्यास के बारे में बताया है कि यह जो उपन्यास है प्रेम से भरा हुआ है। खिलेगा तो देखे में की बात करें, या हम दीवार में खिड़की की बात करें, या पहले उपन्यास की बात करें, तो पहला उपन्यास तो एक नौकर की कमीज जो है वो एक नौकर की विवशता का उपन्यास है। दूसरा उपन्यास यदि हम देखें जिसमें लिखा है खिलेगा तो देखेंगे, तो एक थानेदार की तकलीफ से जो क्या नाम है डहरियन जो है उसकी स्थिति का उपन्यास है। और तीसरा उपन्यास देखें तो एक जो निम्न मध्यम वर्ग का जो शिक्षक है या प्राध्यापक है, उसकी मजबूरियों के बीच प्रेम से उमगने का उपन्यास है। तो तीनों जो उपन्यास हैं यदि हम बात करें तो निम्न मध्यम वर्ग के चरित्रों पर लिखा गया एक उपन्यास है। एक उपन्यास यदि हम बात करें तो शहरी परिवेश का है, नौकर की कमीज,
शहर में जो नौकर रहते हैं। दूसरे उपन्यास की बात करें तो दूसरा ग्रामीण परिवेश का उपन्यास है, और तीसरे परिवेश की बात करें तो तीसरा उपन्यास तो ग्रामीण दोनों के बीच का उपन्यास है, क्योंकि नौकरी करने ये शहर के महाविद्यालय में जाता है, लेकिन ग्रामीण परिक्षेत्र से आने वाला व्यक्ति है, लेकिन गरीब है वो। ये 3 तरह के उपन्यास है जो मैंने आपके सामने रखे। निर्भय जी बताइए। आखिरी सवाल कि मुक्ति बोध के साथ इनका जो कुछ भी संगत रहा, जो भी अल्पकाल के लिए ही सही, तो क्या जी इन्होंने जी। मुक्ति बोध के लेखन से कुछ नहीं सीखा? कोई प्रभाव इन नहीं पर नहीं मुक्ति पड़ा, इनके लेखनी पर? नहीं, मुक्तिबोध का प्रभाव तो पड़ा है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि मुक्तिबोध का प्रभाव नहीं पड़ा। मुक्तिबोध से तो प्रेरित हुए हैं। ये बार बार अपने कई इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि मुक्तिबोध का तो मुझे आपने बहुत जो प्रभाव जो पड़ा। आपने उदाहरण देकर जो बताया कि अंधेरे में के जो अंधेरे में। पात्र हैं, हाँ, अंधेरे में के हाँ जो पात्र हैं, या विपात्र में भी देखिए मुक्तिबोध की जो का उपन्यास जो है विपात्र, छोटा उपन्यास जो है जी जी। हाँ विपात्र, हाँ बहुत कम पेज का उपन्यास है, तो उसमें उनके हाँ हाँ पात्र हाँ। जिस तरह से संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं अपने जीवन को लेकर के या नहीं, वो समाज को वैसे लेकर पात्र के। तो यहाँ नहीं है। वैसे पात्र झगड़ने वाले यहाँ नहीं है। यहाँ एकदम शोषण के इनके शिकार पात्र होके। इनके इनके पात्र वैचारिक भी नहीं है, वैचारिक के कोई खुलापन नहीं, नहीं है, वैचारिक तो वैचारिक। नहीं है इनके भी कोई विचार पैदा नहीं होता कि संघर्ष करने के लिए इनके पास कोई विचार है। वो जैसे सामान्य है, कोई संघर्ष है, लेकिन वो संघर्ष मन में दबा हुआ है, ये हम कह सकते हैं। यानी इनने पात्रों को कोई गढ़ा नहीं है, जैसा दिखा है उनको दुनिया में वैसा उन्होंने रख दिया है अपने प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से। गढ़ने की कोशिश नहीं क्या की, ये हम कह उनके सकते उनके अपने व्यक्तित्व में, चूंकि उनका व्यक्तित्व वैसा है कि जो जिसको बना करके पेश किया जा रहा है कि समाज से थोड़ा हैं। नहीं ये दूर रहना, थोड़ा कट कर रहना, थोड़ा सा हाँ, एक विनोद सादगी। कुमार हाँ, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों में ये कहा जाता है कि विनोद कुमार शुक्ल जो है, ये जो शोषण को तो देखते ही हैं, लेकिन शोषण को देखने का तरीका उनका बड़ा कलात्मक है। ये ये आरोप उन पर लगता रहा है, लेकिन ये अब उनकी अपनी शैली है उसको देखने की। ये उनकी अपनी शैली है देखने की। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कविता में वो जो प्रतिरोध का स्वर नहीं है। प्रतिरोध का स्वर कविता का है, उपन्यासों में प्रतिरोध का स्वर नहीं है। तीनों उपन्यास में यदि हम देखें तो प्रतिरोध है, भले ही प्रतिरोध का स्वर जो है उनके नायकों में बहुत धीमा और दबा हुआ है, क्योंकि उनके नायक कोई क्रांतिकारी नहीं है। चाहे नौकर की कमीज का नायक यदि हम देखें तो क्रांतिकारी नहीं है। यहाँ हम वो शिक्षक देखें जो बचाता है, वो भी कोई क्रांतिकारी नहीं है। वो थाने में इतना क्रांति करता है कि थाने की खुली बिल्डिंग में जाकर रहने लगता है, बस उसकी क्रांति यही है। यहाँ हम बात करें प्रेम की तो प्रेम जरूर करता है, लेकिन अपने उसी कमी में अपनी जिंदगी गुजारता है घुट घुट के। जो नायक है तीसरा उपन्यास जिसकी हम बात करते हैं, तो तीसरा उपन्यास का नायक भी वैसा दीवार में खिड़की रहती है, जिसमें वो खिड़की से माध्यम से सांस लेके जी रहा है और संघर्ष कर रहा है। यानी उनका अंतिम स्थिति कहाँ ले जाएगी इसकी कोई बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते। प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन वो इसी तरह का है। हाँ, ये बात करें कि प्रेम इनका पूरा प्रेम से भरा हुआ उपन्यास है, प्रयोग धर्मिता है यथार्थ की, सपनों का मोहक संसार है, लेकिन वो उस मोहक संसार जो है वो मूल रूप से जो है वो कह सकते हैं कि उसी जड़ता के बीच में ही मोहकता बनी हुई है। उससे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, ये बात जरूर है कि पहाड़ है, पेड़ है, जमीन है, ये तरलता शायद उनमें कोई क्रांतिकारी कदम आगे जाके पैदा कर दे, तो उसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ये बात है कि वो इनमें नई ऊर्जा भरती है, प्रकृति जो है, ये लिखा गया है। तो आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी 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 जी, नमस्कार जी।